हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आशा है आप जो है बिल्कुल फिट हेल्दी होंगे और मन से खूब घर पर स्टडी कर रहे होंगे, बार बार रिवीजन आप कर रहे होंगे। कल बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा आपने और बोर्स में फिर हाइड्रोजन एटम के लिए थ्योरी थी। बोर की थ्योरी हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है एंड फॉर दोज आयंस विच कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हीलियम आयन, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन इसमें 2 होते हैं। लिथियम आयंस, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन्स 3 होते हैं। प्रोटॉन ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 हो, उनके लिए बोर्स की थ्योरी एप्लीकेबल है। कल आपने रेडियस का फार्मूला पढ़ा कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऑर्बिट का रेडियस का क्या कैलकुलेशन होती है, वो कल आपने सीखी। उसी को अब आगे और पढ़ रहे हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। जो ऑर्बिट है आपने पढ़ा, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, तो कितनी एनर्जी होती है वो पढ़ रहे हैं हम। तो ये nth ऑर्बिट की एनर्जी, En माने nth ऑर्बिट की एनर्जी, ये कैलकुलेट की गई है। वो कैलकुलेशन आपको नहीं पढ़नी है, वो कैलकुलेशन आप फिजिक्स में 12th क्लास में एटॉमिक एनर्जी के लेसन में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ बहुत शॉर्ट उसका डिस्क्रिप्शन है, वो आपको पढ़ना है। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट माइनस, ये माइनस साइन है, 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा जाएगा, उसको शॉर्ट में लिखते हैं EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जहाँ n ऑर्बिट नंबर है, अगर एनर्जी आपको जो है वो चेंज करनी है जूल्स में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स बैठता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल्स। कभी आपको जूल्स में चेंज करना पड़े इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो ये रिलेशन याद रखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल्स। अब हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 लगाएं तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी, 2 लगाएं तो सेकंड ऑर्बिट की 3 आ जाएगी, थर्ड ऑर्बिट की। वो हम वैल्यूज निकाल रहे हैं, उससे और एक बात सीख रहे हैं। अगर हमने 1 लगाया, E1 माने फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। हमको सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, n की जगह 2 पुट करिए तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी आई आपकी E2 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n की जगह 2 लगाया तो 2 स्क्वायर, तो ये 4 इज इक्वल टू 4 से इसको डिवाइड किया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी आ गई, n की जगह 3 पुट करने से -13.6 अपॉन 9 इज इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इनफाइनाइट पुट करें, इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी, इनफाइनाइट ऑर्बिट का मतलब हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से एकदम फार अवे, माने ऑर्बिट से निकल गया इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं इनफाइनाइट ऑर्बिट। तब उसकी वैल्यू जो है ये इनफाइनाइट लगाई, इनफाइनाइट से किसी को भी डिवाइड करें तो वैल्यू 0 आती है। तो इस तरह से ये आया वैल्यू, उसको हम ऑब्जर्व करें। इससे इम्पॉर्टेंट एक हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। ये -13.6 से ये -3.4 जो है वो ज़्यादा है, इससे -1.51 और ज़्यादा है। ये 0 जो है माइनस से 0 और ज़्यादा है। माने जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चलते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाती है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास आते हैं वैसे वैसे एनर्जी उसकी कम से कम होती चली जाती है। ये हमने लिखा है। इट इंडिकेट्स दैट दीज वैल्यूज इंडिकेट दैट व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस then energy of the orbit is increased, and when electron comes near to the nucleus then energy becomes less and less. तो ये इस नेगेटिव वैल्यू जो आई ऑर्बिट की, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव वैल्यू क्या शो कर रही है उसको समझ रहे हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो आपने अभी पढ़ा कि इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी 0 है और उसके बाद ऑर्बिट्स की एनर्जी नेगेटिव है। माने जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट, माने जब इलेक्ट्रॉन निकल गया ऑर्बिट से बिल्कुल बाहर, तो उसकी एनर्जी 0 हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आ रहा है तो वैल्यू नेगेटिव हो रही, माने 0 से कम हो रही। इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस से,
न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है किसी फोर्स से, और जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, निकल जाती है, कम हो जाती है। तो वैल्यू 0 से कम हो जाएगी जब इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के पास आ रहा है, और 0 से जब वैल्यू कम हुई तो 0 से कम नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी फोर्स के द्वारा न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस बाय सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतनी ही एनर्जी अगर हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, इनफाइनाइट ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। कोई न्यूमेरिकल हो, पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, हम कितनी एनर्जी उसको सप्लाई करें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, तो वह उसका यही आंसर होगा कि आप जिस ऑर्बिट में से पूछा जाए उसी ऑर्बिट की एनर्जी आप निकालिए, बस माइनस साइन हटा दीजिए, इसका मतलब आप इतनी एनर्जी उसको सप्लाई करिए तब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट से बाहर निकल जाए। अब फॉर दो लाइंस व्हिच कंटेन वन इलेक्ट्रॉन एंड जेड प्रोटॉन्स, अब हम उन आयनों के लिए जिनमें इलेक्ट्रॉन तो एक है लेकिन जेड प्रोटॉन्स जैसे हीलियम आयन, लिथियम आयन, इनके लिए एनर्जी का ये फार्मूला जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होती है जैसे आगे पढ़ा, उसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको उन आयंस के लिए एनर्जी मिल जाएगी जिनमें जेड प्रोटॉन्स। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, कि जब इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आता है, एनर्जी रेडिएट होती है, पढ़ा आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा, और जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा तब एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, तो उसकी वेवलेंथ भी होती है। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला याद करना है बस आपको, कुछ सिंपल न्यूमेरिकल इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम n2 ऑर्बिट टू n1 ऑर्बिट, देन ये फार्मूला डायरेक्ट याद करना है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r, ये मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये ऑर्बिट के नंबर हैं, इलेक्ट्रॉन n2 ऑर्बिट से n1 में आ रहा है तो ये नंबर है ऑर्बिट के, जहां लैम्डा वेवलेंथ है और r जो है कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी भी जा सकती है और आपको याद भी करनी होगी, आप उसको याद रखिएगा दी हुई वैल्यू। तो r is equal to 10.97 into 10 to the power 6 per meter और 10.97 into 10 to the power 4 per सेंटीमीटर। वैसे मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पर है पर, इसलिए जो है वो डिवाइड किया गया है। तो 10.97 into 10 to the power 4 per सेंटीमीटर, इस बात को ध्यान रखिएगा। वेव नंबर क्या होती है इसकी डेफिनेशन सीख रहे हैं। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, इस तरह से ये वेव्स चलती हैं, ये वेव्स चलती हैं ऐसे। तो ये 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स होंगी, 1 सेंटीमीटर लेंथ में defined as number of waves present in 1 centimeter length is defined as wave number। तो ये जो आपका इस तरह से ये 1 सेंटीमीटर लेंथ ये हुई है लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स हैं, उस वेव्स को हम कहते हैं वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ इज डिफाइंड एज वेव नंबर। इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार। न्यू बार का वेव लेंथ से ये रिलेशन है, रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ, 1 अपॉन लैम्डा। कोई न्यूमेरिकल हो, ये फार्मूला याद करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। एक पॉइंट से 1 सेकंड में लाखों वेव्स पास होती हैं, लाखों वेव्स निकलती हैं एक पॉइंट से 1 सेकंड। तो करें 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हुई। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास होती हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, ये इसकी यूनिट है फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज का मतलब है कि इतनी वेव्स पास हो रही है 1 सेकंड में, 1 साइकिल पर सेकंड। और न्यू वेवलेंथ से इस तरह रिलेटेड है, न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। या c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, पीछे भी आपने पढ़ा था एक बार, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा जो है वेवलेंथ।
वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ एक ही यूनिट लगेंगी। ये वेवलेंथ वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁻10 पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट जो आपको याद रखनी है, तो जो है वो बस इन सब जो पढ़ाई आपने की अब अभी न्यूमेरिकल पार्ट अब इसका करेंगे, जो आपने प्लेन क्वांटम थ्योरी से थोड़ी का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा, फिर बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रेडियस के फार्मूले, एनर्जी के फार्मूले, ये सब पढ़कर आइएगा, जिससे कि आप नेक्स्ट लेक्चर में इन सबको ठीक से सीख पाएँ। इन सब पर न्यूमेरिकल अब आपको कराए जाएंगे। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।